हेलो दोस्तों। तो स्मार्टफ़ोन का बाज़ार जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हम देखते हैं कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई नया स्मार्टफ़ोन जो है वो लॉन्च होता ही रहता है और स्मार्टफ़ोन में नए-नए फ़ीचर आते रहते हैं। तो चलिए आज हम ऐसे ही स्मार्टफ़ोन बेचने वाली कंपनी के बारे में बात करते हैं जो अपना आईपीओ लेकर के आ रही है। तो इसका नाम है फ़ोनबॉक्स रिटेल लिमिटेड जो अपना आईपीओ लेकर के आ रही है। तो चलिए इसके डिटेल के बारे में देखते हैं, पूरा एनालिसिस करते हैं और फिर हम देखेंगे कि इस कंपनी में हमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। और अगर हमें पैसे लगाना चाहिए तो हमें बस लिस्टिंग गेन के लिए लगाना चाहिए या फिर हमें लॉन्ग टर्म के लिए लगाना चाहिए। तो इसके पूरे डिटेल को समझेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें हमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कंपनी क्या काम करती है, इसके बिजनेस को समझ लेते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है, फोनबॉक्स रिटेल लिमिटेड इज ए मल्टी ब्रांड रिटेलर ऑफ स्मार्टफोन एंड एसेसरीज फॉर मैन्युफैक्चरर सच एज वीवो, एप्पल, सैमसंग, ओप्पो, रियलमी, नोकिया, नार्जो, रेडमी, मोटरोला, एलजी एंड माइक्रोमैक्स। यानी जितने भी तरह की कंपनी है, स्मार्टफोन की जितने भी तरह की कंपनी है, चाहे वो वीवो हो, एप्पल हो, सैमसंग हो और इस सारी जितने भी कंपनी है, इन सबका ये रिटेल बिजनेस करती है। यानी कि इन सबको ये अपने दुकान में ला करके बेचने का काम करती है। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट की बात करें तो द कंपनी ऑपरेट्स अंडर टू ब्रांड नेम, फोनबुक एंड फोनबॉक्स। यानी कि ये जो कंपनी है वो दो ब्रांड नेम है इसके, एक तो फोनबुक है और दूसरा है फोनबॉक्स। तीसरा पॉइंट की बात करते हैं, द कंपनी इज ऑल्सो इंगेज्ड इन मल्टी ब्रांड रिटेलिंग of consumer durables such as laptop, washing machine, a smartphone, TV, air conditioner, refrigerator, etc. For brands such as TCL, Haier, Lloyd, Daikin, Voltas, MI, Realme and OnePlus। यानी कि ये स्मार्टफोन बेचने के साथ साथ लैपटॉप भी बेचती है, वॉशिंग मशीन भी बेचती है, स्मार्टफोन टीवी भी बेचती है, एसी भी बेचती है, रेफ्रिजरेटर, ये सब कुछ बेचती है जो कि अलग अलग कंपनियों के होते हैं। जैसे वो हायर हो गया, एलटीसी हो गया, लॉयड हो गया, डाइकिन हो गया, रियलमी और वन प्लस, ये सब कंपनियों की बेचती है। चौथे पॉइंट की बात करें, द कंपनी ऑफर्स क्रेडिट ईएमआई फैसिलिटी टू इट्स कंज्यूमर फॉर द परचेस ऑफ इट्स प्रोडक्ट फॉर विच द कंपनी हैज टाइड अप विथ मेजर लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस, एचडीएफसी बैंक एंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। यानी कि ये जो ग्राहक आते हैं इसके पास, उसको ईएमआई की फैसिलिटी भी देती है, जिसके कारण कि ये अपना जो टाई अप करके रखी है वो बजाज फाइनेंस के साथ करके रखी है, एचडीएफसी फाइनेंस के साथ करके रखी है और एचडीबी फाइनेंस, ये सब के साथ करके रखी है। तो हमने देख लिया कि ये कंपनी जो है वो मेनली जो फोकस करती है वो मोबाइल बेचने पर फोकस करती है और कंज्यूमर ड्यूरेबल को बेचने में, चाहे वो वॉशिंग मशीन हो, टीवी हो, रेफ्रिजरेटर हो, एसी हो, ये सब चीज़ें हो। तो हमने इसके पूरे बिजनेस को समझ लिया। अब हम देखते हैं कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी जो ये जो कंपनी आईपीओ लेकर के आ रही है तो इससे पैसा जो जुटाएगी उसका करेगी क्या। तो पहला पॉइंट है, टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, यानी कि इसको जो वर्किंग कैपिटल चाहिए उसका रिक्वायरमेंट करने के लिए ये पैसे जुटाएगी। ठीक है। दूसरा पॉइंट की बात करें, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, यानी कि और जो जितने भी खर्चे हैं, कॉर्पोरेट खर्चे हैं, उसको मीट करने के लिए जुटाएगी। तीसरा इसका पॉइंट देख लेते हैं, टू मीट पब्लिक इशू एक्सपेंसेस, यानी कि जो पब्लिक इशू, यानी कि जो पब्लिक को जो लोन पर देती है फ़ोन, उसमें जो पैसे खर्च होते हैं उसमें ये करेगी, यूज करेगी। तो मतलब फाइनली अगर हम बात करें तो ये कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में ही सारे पैसे खर्च करेगी, यानी कि ये किसी भी तरह के डेप्ट चुकाने के लिए नहीं खर्च करेगी। तो ये एक अच्छी पॉइंट है। अब हम कंपनी जो ऑफर लेकर के आई है आईपीओ के थ्रू, उसके ऑफर की बात कर लेते हैं कि कंपनी क्या ऑफर लेकर के आई है। तो सबसे पहले अगर कंपनी आईपीओ डेट की बात करें तो वो 25 तारीख को ओपन होगा, जो 30 तारीख को जाकर के क्लोज होगा। वहीं फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये पर शेयर का फेस वैल्यू रहने वाला है इसका। अगर हम इसके प्राइस बैंड की बात करें तो 66 रुपये से लेकर के 70 रुपये तक का इसका प्राइस बैंड रहने वाला है। और ये लॉट साइज की अगर हम बात करें तो 2000 का आपको पर शेयर का लॉट साइज मिलेगा। ये जो कंपनी टोटल इशू लेकर के आई है वो 20.37 करोड़ का ये टोटल इशू लेकर के आई है, जो कि टोटल का टोटल ये फ्रेश इशू होने वाला है, 20.37 करोड़ का टोटल। अगर हम इसकी लिस्टिंग की बात करें तो ये आपको एनएससी एसएमई पर लिस्टिंग होता हुआ मिल जाएगा आपको। ठीक है, यानी वहाँ पे आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। अब हम कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं कि किसको कितना कितना रिजर्व किया गया है शेयर। तो क्यूआईबी यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर की बात करें तो उनको 50% रिजर्व किया गया है। वहीं हम जैसे रिटेलरों के लिए जो किया गया है वो 35% का किया गया है। और अगर हम हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल की बात करें तो उनको 15% का दिया गया है। अब हम आईपीओ टाइमलाइन को देख लेते हैं कि ये कब ओपन होगा और कब जाकर के लिस्टिंग होगा ये टोटल। तो इसका ओपन जो डेट है वो 25 तारीख को ओपन होगा। वहीं अगर क्लोजिंग डेट की बात करें तो ये 30 जनवरी को क्लोज हो जाएगा। अगर हम अलॉटमेंट की बात करें तो ये आपको 31 तारीख को अलॉटमेंट हो जाएगा, पता चल जाएगा कि किसको अलॉटमेंट हुआ है। वहीं जिसको अलॉटमेंट नहीं होगा उसको 1 फरवरी को जाकर के रिफंड मिल जाएगा। और ये जो डीमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा वो भी जाकर के 1 फरवरी को ही डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा जिसको अलॉट होगा। और मार्केट में जो लिस्ट हो जाएगा जब से ये ट्रेड होना स्टार्ट होगा वो 2 फरवरी को लिस्ट हो जाएगा, जहाँ से ट्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब हमने इसके ऑफर को देख लिया, इसके बिजनेस को देख लिया और इससे पैसे जो जुटा रही है उसका क्या करेंगे उसका हमने देख लिया।
तो अब हम देखते हैं कि इसका फाइनेंशियल क्या कहते हैं, उसी के दम पे हमें पता चलेगा कि कंपनी जो है कितनी पावरफुल है, इसमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो अगर हम इसके एसेट्स की बात करें तो जो 2021 में जो था वो 71 लाख था, जो 2022 में बढ़ करके 2110 लाख हो गया। वहीं 2023 की बात करें तो 3861 लाख हो गया। वहीं अगर इसके हम रेवेन्यू की बात करें तो 2021 में ये 9.92 लाख था, जो 2022 में बढ़ करके 9092 लाख हो गया। वहीं 2023 की बात करें तो 19,626 लाख हो गया। अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो ये आपका जो 2021 में था वो माइनस में था, -2.3 लाख, यानी कि ये लॉस में था। लेकिन 2022 में वहीं प्रॉफिट में आ गया 12.79 लाख का। वहीं 2023 की बात करें तो ये 159.86 लाख का ये प्रॉफिट में आ गया। अब अगर हम इसकी नेटवर्थ की बात करते हैं तो इसका नेटवर्थ जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 2021 में 12.38 लाख का था, 2022 में ये बढ़ करके 60.23 लाख हो गया, 2023 में बढ़ करके 210.26 लाख हो गया। वहीं अगर रिजर्व और सरप्लस की बात करें इसका तो ये जो 2021 में था वो माइनस में था 2.36 लाख। वहीं 2022 में बढ़ करके 10.43 लाख हो गया और 2023 में बढ़ करके 170.29 लाख हो गया। वहीं अगर टोटल बोरोइंग की बात करें तो इसका 2022 में टोटल बोरोइंग था 584.26 लाख, जो 2023 में बढ़ करके 1058.22 लाख हो गया। तो अब हम इसके वैल्यूएशन रेशियो की बात कर लेते हैं। तो अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 118.20% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, जो कि बहुत ज़्यादा हाई है। अगर रिटर्न ऑन कैपिटल गेन की बात करें तो 34.15% का रिटर्न ऑन कैपिटल गेन है, जो कि ये भी बहुत अच्छा है। डेब्ट टू इक्विटी की बात करें तो 5.03, जो कि ये थोड़ा सा बैड है, क्योंकि ये डेब्ट कम से कम 1.5 या 2 के बीच में रहना चाहिए, या 5 हो गया है, ठीक है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की अगर बात करें तो 76.15%, जो कि अच्छा है। प्राइस टू अगर बुक वैल्यू की बात करें तो 1.66 है, यानी कि ये भी अच्छा है। अब हम इसके ईपीएस और पीई की बात कर लेते हैं। तो अगर हम अर्निंग पर शेयर की बात करें तो प्री आईपीओ जो है इसका 2.17 है, जो पोस्ट आईपीओ हो जाएगा 1.56 रुपीज़, ठीक है। और अगर हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो ये प्री आईपीओ जो है वो 32.18 है, जो पोस्ट आईपीओ हो जाएगा 44.93। अब हम इसके पीयर कंपैरिजन करते हैं और उसके बाद हम पता करेंगे कि ये कंपनी कहाँ स्टैंड करती है। तो कंपनी ने जो पीयर कंपैरिजन करने के लिए बताया है वो 2 कंपनियों को माना है। पहला जो है वो जय जलराम टेक्नोलॉजी लिमिटेड और दूसरा है भाटिया कम्युनिकेशन एंड रिटेल लिमिटेड। तो चलिए हम देख लेते हैं इसके साथ कंपैरिजन करके। तो सबसे पहले अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो मार्च 2023 तक भाटिया कम्युनिकेशन का जो था वो 31,348 लाख का रेवेन्यू था, ठीक है। वहीं अगर हम जय जलराम की बात करें तो 24,920 लाख का रेवेन्यू था। और अगर हम इसके फोनबॉक्स की अगर बात करें तो 19,582 लाख का था। अब हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देख लेते हैं। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर बात करें तो भाटिया कम्युनिकेशन का जो है वो 848.63 लाख था। वहीं अगर हम बात करें जय जलराम की तो जय जलराम का 250.95 लाख। वहीं अगर हम इसकी बात करें फोनबॉक्स की बात करें तो 159.86 लाख था। अगर हम इसके आरओई की बात करें तो आरओई और आरओसी दोनों की बात कर लेते हैं। तो आरओई की बात करें तो जहां भाटिया कम्युनिकेशन का 16.84 है, वहीं जय जलराम का 14.61 है। और वहीं अगर हम इसकी बात करें फोनबॉक्स की बात करें तो 118.02 है, ठीक है। तो ये भी सही है। अगर आरओसी की बात करें तो इसका जो फोनबॉक्स की बात करें तो 34.55 है। वहीं अगर हम जय जलराम की बात करें तो 14.83 है। और अगर हम भाटिया कम्युनिकेशन की बात करें तो इसका 20.22 है। तो हमें इसके पीयर कंपेरिजन से देखने पे ये पता चल रहा है कि ये कंपनी जो है वो अपना आरओई, आरओसी और अपना रेवेन्यू ये सही दिशा में लेके जा रही है, यानी कि इन दोनों कंपनियों के आसपास ही है, यानी कि ना इनसे कम है ना इनसे ज़्यादा है। अब हमने कंपनी के रेवेन्यू को देख लिया, कंपनी क्या करती है ये देख लिया, कंपनी का जो पीयर कंपैरिजन है वो करके देख लिया। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ग्रे मार्केट में इसका जो प्राइस है वो क्या चल रहा है। तो अगर हम 22 तारीख की डेट तक की, यानी कि आज की डेट तक की बात करें तो इसका जो प्राइस चल रहा है वो 120 रुपया एस्टिमेटेड चल रहा है, यानी कि 71.43% का हाई चल रहा है। यानी कि इससे आपको लिस्टिंग गेन 50 रुपये के आसपास देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप भी लिस्टिंग गेन के लिए अगर इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको 71.43% के आसपास का लिस्टिंग गेन इसमें देखने को मिल जाएगा। तो अब हमने कंपनी के पूरे डिटेल को देख लिया, तो चलिए इसका कंक्लूजन की बात करते हैं। तो कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो स्मार्टफोन और अलग अलग वॉशिंग मशीन जैसे टीवी ये सब का रिटेल बिजनेस का काम है। ये ईएमआई पे प्रोवाइड करती है, अलग अलग बजाज जैसे फाइनेंस कंपनी से ये अपना टाई अप करके रखी हुई है। अगर इसके रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू भी इसका बहुत ठीक ठाक चल रहा है, रेवेन्यू में कोई गड़बड़ी नहीं है, हमेशा इसका जो रेवेन्यू है वो हर साल बढ़ता ही आया है। अगर आरओई की बात करें तो वो भी ठीक ठाक ऊपर जा रहा है, और अगर आरओसी की बात करें तो वो भी ठीक ठाक ऊपर जा रहा है। अगर हम इसके पीयर कंपैरिजन की बात करें तो ये पीयर के साथ भी ठीक ठाक अपना स्ट्रॉन्ग अपना बना करके रखा हुआ है। इसका अगर फाइनेंशियल की बात करें तो, और इसके ग्रे मार्केट की बात करें तो ग्रे मार्केट में भी इसका
72% के आसपास का आपको लिस्टिंग गेन देखने को मिल जाएगा। कुल मिलाकर के अगर हम बात करें, अगर हम लिस्टिंग गेन चाहते हैं तो इसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और लॉन्ग टाइम के लिए भी हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो आप एक बार थोरोली इसको एनालाइज करिए, उसके बाद आपको अपना डिसीजन लीजिए कि इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो ऐसे ही दोस्तों स्टॉक मार्केट से वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।